आज आपके सामने इतनी तगड़ी एक्सेल शीट लेके आओ रियलिस्टिक कैलकुलेशन वाले। किसी बंदे ने अगर सन 2008 में अगर एसआईपी चालू की होती 8 बार भारी लॉस होने के बाद, मतलब जनवरी 2008 से लेके अभी अप्रैल 2026 जब ये वीडियो शूट हो रही है, 18 साल 4 महीने में भाई साहब उसकी आज वैल्यू क्या होती। बहुत सारे लोग परेशान है क्योंकि आज भी वही सिनेरियो चल रहा है, एक बेयर मार्केट चल रहा है, ईरान इजराइल वार चल रहा है, यूएस ट्रंप वगैरह हर चीज चल रहा है, जिसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। और लोग जो साल 2 साल 3 साल 4 साल में एसआईपी चालू करी, डेफिनेटली उनके कई लोगों के पोर्टफोलियो लाल है। तो वो जानना चाहते थे कि क्या इतिहास में जब इससे भारी मंदी आई, टेंशन आई, तब क्या सिनेरियो रहा होगा। तो हम यहां पर रियलिस्टिक पास्ट कैलकुलेशन करेंगे कि राम श्याम सुरेश अगर इन्होंने जनवरी 2008 में तीनों ने 5-5 हजार की एसआईपी अगर चालू करी होती, किसमें? निफ्टी 50, बीएससी मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप। वैसे इंडेक्स होता है ईटीएफ के थ्रू लगता है, बट हम मान के चल रहे कि चलो डायरेक्ट अगर इसमें करते, ठीक है, क्योंकि ईटीएफ भी उसका रेप्लिका ही होता है। तो 18 साल 4 महीने बाद 8 बार जो भारी लॉस हुए, उसके बाद भाई साहब अभी अप्रैल पे उनकी वैल्यू क्या हुई रहती, सीएजीआर एक्सआईआर क्या होता है और मेन टैक्स क्या होता है। ठीक है, अगर मैं भी भाई साहब सिंपल कैलकुलेशन बता दूं दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह कि एसआईपी कैलकुलेटर खोल के बैठ गया, दूसरी तरफ कुछ फंडों का पास्ट डाटा निकाल दिया कि भैया ये 10-15%, 2%, 4% दे रहा, इस कैलकुलेटर में बता दूं, तो मतलब क्या है? मैं आपको रियल कैलकुलेशन बता रहा हूं। जब आप एक्सेल शीट देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आपको एक्सेल शीट पसंद ना आए तो डेफिनेटली चैनल आप अनसब्सक्राइब कर देना, देखना मत। और इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि भाई साहब कुछ आपको दूसरा अलग स्पेशल चीज दिखे। तो ये आपके सामने एक्सेल शीट जिसमें आप देख रहे हो जनवरी 2008 निफ्टी, बीएससी मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप। और हमने जनवरी को ही हमने 1 तारीख या 2 तारीख जो भी वर्किंग देखने उसमें हमने एसआईपी चालू करी। और मैं आपको बता दूं कि हमने जनवरी ही क्यों माना। देखिए, अगर मैं 2008 का सबसे बॉटम जब मार्केट गिरता उस टाइम से एसआईपी चालू करता तो फाइनल रिजल्ट बहुत ज्यादा आता, रिटर्न ज्यादा होता, तो आप हैरान हो जाते कि भाई साहब ये ऐसा कैसे। बट वो गलत है। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका, भाई साहब मैंने पैसा लगाया उसके बाद से ही मार्केट गिर गया, जिसको कहते हैं सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क। मतलब मैंने पैसा लगाया उससे बाद ही मार्केट गिरा, क्योंकि आम लोगों के साथ अक्सर यही होता है कि मैं पैसा लगाता हूं और भैया मार्केट गिर जाता। कई बार ऐसा सोचने में आता है, तो वही सिनेरियो हमने लिया। तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है सभी मंथली जो प्राइस है उसका। यहाँ पर जनवरी 2008 पे जो प्राइस थी वो 5137 थी किसी दिन की। बीएससी मिड कैप की 7766 और स्मॉल कैप की 10124। ये रियल एस्टेट है, ये मैंने बीएससी की ऑफिशियल साइट और निफ्टी के ऑफिशियल साइट से ली है। आप भी वहां से ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो ये आपके सामने आ रही मंथली एसआईपी निफ्टी, जिसमें आपका प्राइस भी लिखा है, कितनी यूनिट आई है। और हमने मान के चला है कि भाई साहब हम डायरेक्ट ईटीएफ के थ्रू निफ्टी इसी रेट पे खरीदे। देखो 5000, 10000, 15000 ये एसआईपी चालू हो रही है निफ्टी 50 में। और वहीं इधर आप जाएंगे तो बीएससी में भी सेम, और मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई साहब जैसे ही जनवरी 2008 में उसने एसआईपी चालू करी, उसके बाद ही जो प्राइस है वो गिर रहा था 5100, 5200, 3700, 5100, 4800, और फिर बेयर मार्केट चालू हो गया। और सबसे अक्टूबर 2028 को भाई साहब निफ्टी 2800 पे चले गया था। तब वहीं पर मिड कैप की बात करें तो 77 से गिर के 3200, और वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो भाई साहब 10,000 से गिर के सीधा प्राइस 3700। भारी गिरावट हुआ था। मतलब समझ रहे हो आप कि कोई बंदा अगर एसआईपी चालू करता है उसके 1 या 2 महीने से ही लगातार 1.5 साल तक लॉस हो, तो सोचिए अगर आप एसआईपी चालू कर रहे हो और मैं अगर एसआईपी चालू कर रहा हूं लगातार 1-1.5 साल तक अगर मार्केट गिरे तो आम लोग कितने डरते हो। और मार्च 2009 में लगभग बेयर मार्केट खत्म हो चुका था और मई 2009 से एक बुल मार्केट की रैली चालू हो गई थी। क्यों? क्योंकि यूपीए इलेक्शन जीत गया था और सेंसेक्स में उस दिन में एक अपर सर्किट लगा था। दिसंबर 2011 में फिर यूरो डेट क्राइसिस आ गया, बेयर मार्केट आ गया, मार्केट गिरता रहा, चलता रहा। और उसके बाद फिर से मई 2014 को मोदी जी ने इलेक्शन जीता और उस दौरान बुल रन वापस चालू हुआ। उसके बाद अगस्त 2015 में चाइना युआन डिवैल्यूएशन आपको मालूम है हुआ था, चाइना ने अपनी वैल्यू गिराई थी, तो उस टाइम में मार्केट काफ़ी गिरा था। और फरवरी 2016 में ग्लोबल सेल ऑफ हुआ था, काफ़ी एफआईआईस की बिकवाली हुई थी, उस दौरान भी मार्केट गिरा था। उसके बाद चलता रहा, बढ़ता रहा। और उसके बाद मार्च 2020 कोविड, ये तो हर कोई समझता है, सबको मालूम है कि इस दौरान क्या हुआ था, कोरोना आया था। और कोविड क्रश में निफ्टी 7511 पे इंट्राडे पे फिर से पहुंच गया था। और नवंबर 2020 में वैक्सीनेशन का ऐलान हो गया और उसके बाद से रिकवरी चालू हो गई। और पोस्ट कोविड अक्टूबर 2021 तक मार्केट ने फिर तक लाइफ टाइम हाई बना लिया, करीबन 18,600 के आसपास। 2022 में ही रशिया यूक्रेन वार चालू हो गए थे, बढ़ता रहा, कम होता रहा। और आज जब आप वैल्यू देखेंगे मार्च 2026 में, अभी भी देखेंगे आप, तो अभी क्या चल रहा है, यूएस टैरिफ वार, एफआईआई सेल ऑफ, ये लगातार चल रहा है। तो भाई साहब टोटल पोर्टफोलियो निफ्टी जो 5000 महीना आराम कर रहा था उसकी वैल्यू हो गई थी 30,47,000। टोटल 11 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया था। वहीं शाम की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई थी करीबन 44 लाख।
और स्मॉल कैप सुरेश की वैल्यू हो गई थी करीबन वही 44.5 लाख के आसपास ही। लेकिन इन 18 साल 4 महीने के दौरान आपने एक पैटर्न देखा होगा, ठीक, कहते हैं ना कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों रिस्की रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप रहता है, उससे कम रिस्की मिड कैप रहता है। बट मैं स्मॉल कैप मिड कैप को एक जैसा रिस्की मानता हूँ, लार्ज कैप कुछ हद तक कम रिस्क रहता है, रिस्की तो सभी रहता है। इस जो 18 साल के डाटा में हमने देखा जो लॉसेस हुए, आप देखना पहले जब क्रशेस हुए उसमें तो भाई साहब लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही गिर रहे थे, लेकिन जब सेकंड क्रश हुआ उसमें स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरा, मिड कैप थोड़ा कम गिरा, और उसके बाद जितने भी क्रशेस आए सभी गिरे, लेकिन स्मॉल मिड कैप ने भी कुछ हद तक रिकवरी कर ली थी। कारण यही है 18 साल में मंदियां जो आई ना उसमें भी एसआईपी चालू रही, जिसके कारण रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हुई, और जिसके कारण उसके दौरान जब 8 बार मंदी आई ना उसमें भी पोर्टफोलियो लाल नहीं रहा। रीजन ये, गिरा तो था, उसके लाइफ टाइम हाई से लॉस तो हुआ था, लेकिन पुरानी एसआईपी के कारण एवरेजिंग इतनी कम हो गई थी कि लॉस में भी उनका पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा था। अब वो 7 से 8 भारी क्रश जब उन्होंने एसआईपी चालू करी और गिरा, देख रहे हो आप, जब उन्होंने 2008 में जब एसआईपी चालू करी भाई साहब उस टाइम क्रशेस ही चालू हो गए थे। मतलब सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क की बात करें यहाँ पे तो 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो अक्टूबर में भाई साहब 5100 की वैल्यू निफ्टी की 2800 हो गई थी। बियर लो ने 3000 लगाया था और रिकवरी वापस चालू हो गए थे। फिर 2011 में यूरो क्राइसिस हुआ, फिर चाइना क्रश हुआ, फिर ग्लोबल सेल ऑफ हुआ, फिर आईएलएसएफ और एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ, यस बैंक का, फिर कोविड हुआ, फिर उसके बाद यूएस टैरिफ हुआ, और आज करंट वैल्यू आप देख रहे हो ये क्या। इसका मतलब ये है कि अगर आप एसआईपी चालू कर रहे हैं लंबे समय तक तो प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में चलेंगे, ठीक, बुल मार्केट में मिलेंगे, बेयर मार्केट में मिलेंगे। लेकिन एसआईपी का यही डिसिप्लिन है भाई साहब कि जब मार्केट गिरता है, जो कि हमने 18 सालों में देखा, 7 से 8 साल भारी मंदी है, उस दौरान भी एसआईपी चालू रही और उस दौरान एनएवी की वैल्यू ज्यादा हुई। रीजन ये है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हुआ, कम वैल्यू पे ज्यादा एनएवी मिली, और भविष्य में मान लीजिए कभी फायदा हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू वहां लगता है। तो 2008 से लेकर 2026 18 साल 4 महीने के इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो 5000 रुपए महीने की एसआईपी करी तीनों ने, जनवरी 2008 से चालू करी। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड करीबन 11 लाख के आसपास कर दिया था। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू देखे तो करीबन निफ्टी की बात करें तो 30 लाख के आसपास संभावना हो गई थी बनने की, मिड कैप की 44 के आसपास, और स्मॉल कैप और मिड कैप लगभग एक आसपास ही रिटर्न दिए थे। ये पास्ट का डाटा है, ठीक। रिटर्न की बात करें तो XIRR कैलकुलेट होगा, क्योंकि XIRR एसआईपी के लिए बेस्ट होता है। जब कम ज्यादा एनएवी होती है ना तो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, और CAGR होता है भाई साहब लमसम के, आज लगा दे वैल्यू तो 2 साल बाद का, 10 साल बाद का, 15 साल बाद, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू CAGR निकलता है। एसआईपी के लिए XIRR होता है। यहां पर अगर आप देखें तो उन 18 साल 4 महीने जो पास्ट में रिटर्न मिला था, हमने जो कैलकुलेट करा, निफ्टी ने दिया करीबन 10.5 के आसपास, BSE मिड कैप ने दिया पास्ट में 13.5-14 के आसपास, और वहीं स्मॉल कैप ने भी भाई साहब 14.5 के आसपास ही रिटर्न दिया था पास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है, देखिए इन 18 साल 4 महीने के दौरान भाई साहब बहुत सारे लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ साथ में चला, सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क। यही तो कहते हैं कि भाई साहब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यही तो कहलाता है। इस दौरान आपने देखा कि निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप जो इंडेक्स खुद पास्ट 18 साल में कैलकुलेशन में जो दिया था भाई साहब वो 10, 11, 12, 13 के आसपास दिया। आप सोचिए अगर इसके अगेंस्ट कोई बंदा इक्विटी म्यूचुअल फंड लेता, एक्टिव फंड, ठीक है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो बेंचमार्क को बीट कर सकता है? मतलब अगर कोई बंदा जिसको कहते हैं फंड मैनेजर, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है और अपने हिसाब से पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर रहा है, फंड ले रहा है, निकाल रहा है, जो भी वो कर रहा है, ठीक है, अपने स्किल के हिसाब से, तो वो तो यही कोशिश करेगा ना कि भाई साहब मैं निफ्टी, BSE, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनको बेंचमार्क को बीट करूं। अगर वो फंड मैनेजर अगर इनको बीट नहीं करेगा तो आम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये म्यूचुअल फंड लेने से क्या मतलब, ये तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा। इसलिए मुझे पर्सनली ETF से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या जो भी इक्विटी फंड है वो पसंद है। रीजन ये है कि फंड मैनेजर एक्स्ट्रा जो अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता है उसकी स्किल से। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर जो रिटर्न देखेंगे निफ्टी का पास्ट का देखा 18 साल का तो 10, 10.5 के आसपास आया। BSE स्मॉल कैप, मिड कैप में करीबन 13-14 के आसपास पास्ट में दिखा गया था। वहीं आप कुछ पुराने फंड देखो तो ये फ्रैंकलाइन फंड आपको दिख रहा है, जो बहुत पुराना फंड है, ये 32 साल पुराना है, ठीक है। इस फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो सिंस इंसेप्शन 1 दिसंबर 1993 इसका फंड का परफॉर्मेंस था 17.5% CAGR, ठीक। ये पास्ट का दिया गया, ठीक। उसी कुछ फंड बताऊं, टाटा की बात करूं, जैसे टाटा का एक फंड है जो कि बहुत पुराना है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, खैर बदल गया था, 33 साल पुराना है, ठीक। इसका सिंस इंसेप्शन जब से लॉन्च हुआ उसका रिटर्न कितना, 15.5 के आसपास। वहीं आप निप्पॉन के लेके जाओगे जो स्मॉल कैप, अगर आपको एक स्मॉल कैप फंड भी बताऊं तो ये 16 सितंबर 2010, मतलब 2008 से हमने लिया, बट हाँ ठीक है 2 साल बाद भी देखो तो करीबन 19% CAGR के आसपास पास्ट में दिया था,
ठीक। वहीं एचडीएफसी की बात करूं तो भाई साहब सबसे पुराना फंड इंसेप्शन डेट 2007 में देख रहा हूं ये लॉन्च हुआ था। तो बात समझ में आपको, इसलिए मुझे ईटीएफ से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड पसंद है। क्यों? क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता, अपने स्किल से कोशिश करता कि भाई साहब जो बेंचमार्क है या ईटीएफ है ना उनको बीट करूं मैं अपनी स्किल से, तभी तो हम उनको कुछ फीस देते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, अगर मैं चश्मा लगा के सोने का घड़ी पहन के कहता हूं कि मैं तो सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं, तो अरे भाई साहब मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है। मैं मंथली 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा हूं तो मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो अगर मुझे शेयर मार्केट का ही शौक है तो उसमें भी मैं सबसे कम रिस्क क्या देखूंगा? क्या होता है? ईटीएफ। ईटीएफ भी रिस्की होता है। तो इन्वेस्टमेंट दूसरों के देखे देखे नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है आपकी सैलरी पे, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे, आपके गोल पे कि भाई साहब आप क्या चाहते हो। सामने वाला ईटीएफ ले रहा तो ऐसा नहीं आप भी ईटीएफ ले लो, सामने वाला एफडी ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, प्रॉपर्टी तो आप भी ले लो, नहीं। आपकी इनकम क्या है, आपकी सैलरी क्या है, सब देखी जाती है, उसके बाद ही डिसीजन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब टैक्स, कि टैक्स का क्या गणित। तो देखो 2018 के पहले तो शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल 0 था, ठीक, अभी टैक्स लगा। तो मान लीजिए आज अगर 2008 होता, मतलब 2008 से ही अगर मान लो कि 12.5 सवा लाख की छूट और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, तो क्या संभावना होती? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई साहब जो आज रियलिस्टिक में अगर किसी बंदे ने वाकई 2008 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5,000 का, ठीक है, तो आज उसको टैक्स कितना लगता? पुराने तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट भाई साहब हो गया तीनों का 11 लाख के आसपास, करंट मार्केट वैल्यू 30 लाख, 45 के आसपास हुई, ठीक। देखिए इनको इसमें मिला है ग्रैंडफादरिंग, मतलब सेक्शन 112A के तहत मान लीजिए किसी बंदे ने 2008 2007 2000 पहले का इन्वेस्टमेंट कोई शेयर खरीदा होगा, आज भी, ठीक, खरीदा होगा या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उस दौरान, उससे लेकर अभी तक 20 22 18 20 साल जो भी हो गए, उस दौरान मान लीजिए कुछ भी टैक्स में चेंजेस आए, तो भी अगर आज मैं कुछ विड्रॉल करूंगा ना तो इनकम टैक्स के तहत जो 112A सेक्शन के तहत मुझे जो पुराना जब तक चेंज नहीं हुआ ना उस दौरान जो भी टैक्स का है ना मुझे वही फायदा मिलेगा जो उस टाइम टैक्स था। मतलब 2018 तक अगर टैक्स 0 होगा लॉन्ग टर्म तो मुझे 2018 तक जो भी इनकम थी ना उस पर टैक्स 0 लगेगा। ये एक नियम है ताकि ये एक टैक्स का फेयर कैलकुलेशन हो और कोई भेदभाव नहीं हो, क्योंकि भाई साहब कोई लोग बोलेंगे यार हमारा तो उस टाइम इतना टैक्स था, हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा, आज क्या वैल्यू। तो यही होता है, बहुत अच्छी चीज है। तो पुराने तरीके से देखें तो भाई साहब ग्रैंडफादरिंग का अगर माइनस भी करें ना तो लार्ज कैप मतलब निफ्टी की बात करो तो 1,61,000 कटने की संभावना है, मिड कैप के 3 लाख के आसपास संभावना है और स्मॉल कैप की भी लगभग 3 लाख के आसपास संभावना है। तो इफेक्टिव टैक्स की बात करें कि कितना लगा तो करीबन 8 से 9% के आसपास ही लगने की संभावना थी। क्यों? क्योंकि पुराना एफिशिएंट से माइनस करा। लेकिन मान लो कि भाई साहब 2008 में भी 12.5% टैक्स लगता, लॉन्ग टर्म 1.25 लाख की छूट होती तो क्या होती? तो देखिए कितना डिफरेंस आता। जहां 161 टैक्स लग रहा था वहां संभावना है कि 227 के आसपास लगे, करीबन 66,000 के आसपास ज्यादा लगने की संभावना। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मात्र 1 लाख और एक्स्ट्रा लगने की संभावना अगर जो आज का टैक्स है वही अगर 18 साल पहले होता। तो कहने का मतलब ये कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे, अगर एसआईपी कर रहे हैं तो टैक्स हमको दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि 10 साल 20 साल 30 साल बाद टैक्स की संभावना क्या होगी ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर अगर टैक्स बढ़ा भी तो सेक्शन 112A के तहत जो भी डिफरेंस है, जब भी टैक्स का नियम चेंज हुआ उसके दौरान अगर आपको कुछ प्रॉफिट होगा वो आपको टैक्स वैसा ही फायदा मिलेगा, बशर्ते कुछ अगर नियम चेंज ना हुए। भविष्य का तो हम कुछ नहीं कह सकते, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये जो वीडियो बनाई है इसका असली मकसद क्या, ये नहीं कि भाई साहब 2008 में अगर इन्वेस्ट वैल्यू होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, टैक्स क्या होती, नहीं। ये तो सर ठीक है, हमने एजम्पशन से कैलकुलेट, पास्ट से कैलकुलेट कर लिया। भविष्य में क्या होगा ये तो हमको नहीं मालूम, प्रॉफिट लॉस दोनों कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी एसआईपी चल रही 5 साल 10 साल 15 साल किसी भी गोल के लिए आपने करी, तो आपको सिनेरियो पता होना चाहिए कि क्या क्या संभावना हो सकती है। इन 18 सालों में 8 बार लॉसेस भी हुआ, भारी मंदी भी आई है, हो सकता है भविष्य में भी ये सब हो, लेकिन आप एक मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि एसआईपी एक डिसिप्लिन है। लेकिन अगर भारी मंदी आ रही है तो आपकी एसआईपी बंद ना करे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन के तौर पे अगर चलती रहेगी ना तो रूपी कॉस्ट का फायदा मिलेगा, और वही रूपी कॉस्ट का फायदा जब कभी भविष्य में संभावना होगी कि मार्केट फिर अगर लाइफ टाइम हाई लगाए तो ये जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हुआ ना इससे ही बनती है मेन कंपाउंडिंग। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको एक्सेल शीट समझ में आई होगी। अगर ये पूरी एक्सेल शीट अगर आप चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम @live.abhishek नीचे डिटेल दिए, पिन कमेंट में दी, वहां जाके मुझे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी ये कैलकुलेशन वाली एक्सेल शीट मैं आपको दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो एजुकेशनल मैथ्स वाला कैलकुलेशन था ये आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं और कुछ इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है वो भी कमेंट जरूर करें। मेरा मकसद यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको फाइनेंशियली अवेयर करूं, प्रिपेयर करूं, ताकि भविष्य में जो भी हो उसके लिए हम एक हमारे दिमाग में रहे कि क्या हो, और फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से आप करें। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो नीचे लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं करा तो उसकी भी लिंक है। और प्लीज जो भी आपको इसमें डाउट है या जैसा भी लगा एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं कमेंट ही देखता हूं कि मैंने इतनी मेहनत करके अगर आप कुछ बनाई है, कुछ भी हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी हो, फीडबैक अच्छा बुरा जो भी हो सब कुछ डाले, ताकि अगली वीडियो और इंप्रूवमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।